अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो हमारा जो टॉपिक है हमने इसमें सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ना है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में सिर्फ एक ही टाइप है, वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या कहती है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन द गुड्स ओन प्राइस। ठीक है, मतलब कि प्राइसेस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई ने किस तरह से रिस्पॉन्स किया, या हम कह सकते हैं कि प्राइसेस के चेंज होने से प्रोपोर्शनेट चेंज कितना हुआ क्वांटिटी सप्लाई में। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी सप्लाई फॉर कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइसेस। क्वांटिटी सप्लाई ने किस तरह से रिस्पॉन्स किया, उसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ या उसमें कितना प्रोपोर्शनेट चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइसेस। ठीक है, इसको किस तरह से मैथमेटिकल लिख सकते हैं हम। ई एस रिप्रेजेंट कर रहा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। ठीक है, ये उसी तरह का फार्मूला है जिस तरह से हमने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस किया था, सेम वही फार्मूला है। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ ये है, वहाँ पे ई डी हम लिखते थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं ई एस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आएगा ई एस इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइसेस। अब यहाँ पर हमने देखना है सब क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज है। ये क्यू के साथ आप सबस्क्रिप्ट में इसका छोटा सा एस लिख सकते हो, वो रिप्रेजेंट करे कि क्वांटिटी सप्लाई है। ठीक है, डिवाइड बाय चेंज इन प्राइसेस मीन्स प्राइसेस में कितना चेंज आया, मल्टीप्लाई बाय प्राइसेस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, या हम इसमें कह सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की कौन सी टाइप्स हैं, टाइप्स या पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, इसकी भी उसी तरह की है। ई एस इज इक्वल्स टू 1, हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर 1 भी आ सकता है, 1 से ग्रेटर भी आ सकता है, 1 से लेस भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है और इन्फिनिटी भी आ सकता है। फर्स्ट केस हम चलते हैं कि इलास्टिसिटी इक्वल्स टू यूनिटी या यूनिट इलास्टिक जिसे हम कह रहे थे। इसमें क्या होता है, जब सेम रेट से चेंज हो रहा हो, सेम हम कहते हैं कि अगर 1% से प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हो, 1% से ही क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही हो, सेम रेशो से चेंज हो रहा हो दोनों में, तो हम कहते हैं यूनिट इलास्टिक। हम डिमांड में पढ़ते थे कि प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी तो क्वांटिटी डिमांड फॉल करेगी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई है, सप्लाई की बात कर रहे हैं, सप्लाई और प्राइसेस का पॉजिटिव रिलेशन है। अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन सेम रेट से। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हमने आपको बताया जाएगा आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है जब प्राइसेस में बहुत ह्यूज डिफरेंस हो, हंड्रेड्स में डिफरेंस आ गया। ठीक है, या फिर आप कह लो कि 50s में डिफरेंस आ गया, फिर आपने आर के अप्लाई कर देना है। अदरवाइज़ 5-10 का डिफरेंस आया तो पॉइंट भी लगा सकते हो, पॉइंट एस्टिमेशन भी लगा सकते हो। इसमें ज़्यादातर यही फार्मूला यूज़ किया जाता है क्योंकि इतना ह्यूज डिफरेंस दिया नहीं जाता क्वेश्चन में, इतना ह्यूज डिफरेंस आता नहीं है रियल लाइफ में, मतलब 100 से 1000 पे चला गया। ठीक है, ये 100 से 200 पे चला गया, लेकिन अगर हंड्रेड्स में इसका डिफरेंस आया तो आर्क एस्टिमेशन अप्लाई कीजिएगा जिस तरह से हमने डिमांड में की थी। अगर बाकी जो इस तरह से 5 का गैप आ गया, 10 तक गैप आता है, तो आप पॉइंट एस्टिमेशन अप्लाई कर सकते हो। इलास्टिसिटी यूनिट इलास्टिसिटी कहती है कि अगर प्राइस में जितना चेंज आ रहा है और क्वांटिटी सप्लाई में उसी के अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है, हम पॉइंट एस्टिमेशन अप्लाई करें। देखो हमने डिफरेंस जो डिस्टेंस देखना है ना, हम प्राइसेस की बात करें, जो हम कह रहे हैं कि अगर प्राइसेस में पॉइंट्स में चेंज आया तो ये लगेगा बड़ा चेंज आया, प्राइसेस में देखना है, सप्लाई में नहीं देखना। ठीक है, प्राइसेस में चेंज हम बात कर रहे हैं, हमें फार्मूला कौन सा लगा है हमें कैसे पता चलेगा, हम प्राइसेस को देख के करेंगे। 5 तक 10 तक अगर डिफरेंस आ रहा है तो पॉइंट लगा दो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर 100 में डिफरेंस आ रहे हैं प्राइसेस में, तो आप आर्क एस्टिमेशन अप्लाई कर दो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही है। उसी तरह से हमने फार्मूला एक्सपेंड किया, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय चेंज इन प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय प्राइसेस डिवाइड बाय क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, प्राइसेस हमारे पास पहले थी जो P0 हम कहते हैं, और सेकंड जो प्राइस हमारे पास होती है P1 कहते हैं। P0 हमारे पास 5 है, चेंज कितना आया, प्राइसेस में 5 आया, सप्लाई में कितना चेंज आया, हम कह सकते हैं 100 का चेंज आया। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ, क्वांटिटी सप्लाई में 100 आ गया। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे अपने फॉर्मूले में, तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो 1 आएगा। वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो आंसर है वो यूनिट इलास्टिक है।
इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? अगर 1% इंक्रीज़ हो रही है क्वांटिटी सप्लाई किसी भी प्रोडक्ट की ऑफ कमोडिटी एक्स कह दो, ठीक है, तो 1% ही क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है। रिपीट करती हूँ, 1% अगर प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं कमोडिटी एक्स की, तो 1% ही क्वांटिटी सप्लाई भी उसी प्रोडक्ट की इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। सेकंड हमारा केस है जब हमारे पास आंसर ग्रेटर देन 1 आ जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं इलास्टिक सप्लाई। उसमें क्या होता है, प्राइसेस में जो चेंज आ रहे हैं, लेट सपोज 1% चेंज आ रहे हैं, क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज आ रहा है वो 1.5 हो गया, 2 हो गया, जो भी हो गया। अच्छा, यहाँ पे दूसरी चीज़ ये नोट कीजिएगा, जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की थी, वहाँ पे हमने नेगेटिव साइन को ओमिट करना है क्योंकि वो रिलेशनशिप शो करता है। यहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा पॉजिटिव आंसर आएगा क्योंकि रिलेशन इनका पॉजिटिव है, ठीक है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपका जो आंसर आएगा ग्रेटर देन 1 है, इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे? लेट सपोज आपका आंसर इसको सॉल्व करके 1.5 आता है, इसको इंटरप्रेट करेंगे कि अगर 1% प्राइसेस ऑफ कमोडिटी एक्स में इंक्रीज़ हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी वुड बी इंक्रीज बाय जो भी आपका आंसर आएगा। सेम उस तरह से 3 केसेस करने, 1%, 5% एंड 10%। अगर मैं बीच में कोई भी इस तरह का क्वेश्चन दूँ और मैं खुद से कहूँ कि आप मुझे लेट सपोज 4% से इंटरप्रेट करके दो, तो फिर आपने स्पेसिफिक 4% को ही करना है। इसके बाद है इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटरी। जब हमारे पास आंसर लेस देन 1 आए, जिसको हम इन इलास्टिक सप्लाई कहते हैं, इसमें क्या होगा कि प्राइसेस में जो चेंज आ रहा है, लेट सपोज 1% चेंज आ रहा है, तो हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई हम सॉल्व करके कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे, उसका आंसर 1 से लेस आएगा। उसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे, जैसे हमने ऊपर बता दिया। इसका जो कर्व होगा थोड़ा सा स्टीपर कर्व होगा। जब हमारे पास आंसर लेस देन 1 आएगा, इसका कर्व स्टीपर होगा, आप देख सकते हो। इसी तरह से जब हमारे पास आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा, हमारे पास जो कर्व होगा इसका फ्लैटर कर्व होगा। और यूनिट इलास्टिक में आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल कर्व बना हुआ है। इसी तरह से फोर्थ केस जो है, जब इलास्टिसिटी आंसर 0 आ जाए, इसका मतलब ये है कि सिर्फ चेंज हो रहा है प्राइसेस, या सिर्फ प्राइसेस में चेंज हो रहा है और क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। इसको हम कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। हम डिमांड में जब करते थे वहाँ भी परफेक्टली इनइलास्टिक कहते थे, जब हमारी सिर्फ प्राइसेस में चेंज हो रहा था और डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सिर्फ हमारा जो चेंज आ रहा है वो प्राइसेस में है, क्वांटिटी सप्लाई कांस्टेंट है। इसी क्वेश्चन को जैसे आपको मेंशन है यहाँ पे, इस पर आप पॉइंट एस्टिमेशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आपके पास आंसर आएगा 0। क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, हमारे पास एक वर्टिकल कर्व बनेगा, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी क्वांटिटी सप्लाई कांस्टेंट है, सिर्फ इंक्रीज़ हो रही सप्लाई। इसको आप किस तरह से इंटरप्रेट करोगे? आप कहोगे कि इफ़ 1% इंक्रीज़, देखो आप क्वेश्चन में देखो 5 से 10 प्राइसेस पे चले गया। इफ़ 1% इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटी एक्स, देयर विल बी नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रही ना क्वांटिटी सप्लाई। आप देख सकते हो पहले भी 100 था, अभी 100 है, क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हैं। अगर यहाँ से 10 से 5 पे प्राइसेस दी जाती हैं तो आप कहते हैं कि 1% डिक्रीज इन क्वांटिटी प्राइसेस ऑफ कमोडिटी एक्स, देन देयर विल बी नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी। लास्ट केस इसका है इनफाइनाइट इलास्टिसिटी, या फिर हम कह सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इसमें क्या होता है कि हमारे पास प्राइसेस जो हैं वो कांस्टेंट होती हैं और सिर्फ चेंज जो हो रहा है वो सप्लाई इंक्रीज़ हो भी सकती है और सप्लाई डिक्रीज़ भी हो सकती है, ठीक है। इसका जो कर्व बनेगा वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जो कि पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, किसी भी प्रोडक्ट की बात करो, आप कह लो कि किसी प्रोडक्ट की कमोडिटी एक्स की प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी सप्लाई है उसमें इनफाइनाइट चेंज आ रहा है, ठीक है। 100 से 1000 पे चला गया, या फिर हम कह सकते हैं 1000 से 100 बहुत ज़्यादा चेंज आ रहे हैं, आप कह लो इनफाइनाइट चेंज आ रहे हैं, ठीक है। क्लास, ये था आज का लेक्चर। किसी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।